हेलो बच्चों, वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों, हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 8वीं विज्ञान की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम आपको विज्ञान का पूरा सॉल्यूशन देने वाले हैं कक्षा 8वीं का। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, सारे चैप्टर वाइज आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो बच्चों, वीडियो को लास्ट तक देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी ये वीडियो मिल जाए। ठीक, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। ये रही आपकी अभ्यास पुस्तिका और इस तरीके से ये पूरी अभ्यास पुस्तिका है आपकी। यहाँ पर आपके चैप्टर दिए गए हैं, ये चैप्टर भी आपको देख लेना है कौन कौन से आपके चैप्टर हैं। और इसके बाद बच्चों यहाँ से आपकी अभ्यास पुस्तिका स्टार्ट होती है। ठीक, तो पहला चैप्टर है आपका फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। ठीक, तो फसल उत्पादन एवं प्रबंधन आपका पहला चैप्टर है। इसमें आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। ठीक, तो पहले इसका सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें ताकि आपके दोस्तों को भी वीडियो मिल पाए। ठीक, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन है आपका, फसल का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। ठीक, फसल का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, प्रत्येक वर्ग का नाम लिखकर दो दो उदाहरण दीजिए। ठीक, तो पहले तो आपको बताना है कि फसल को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है और कौन कौन से आपको दो वर्ग बताने हैं और उनके दो दो उदाहरण भी देने हैं। ठीक, तो बच्चों इसमें आपको बताना है फसलों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। खरीफ की फसल जिसमें आपका धान सोयाबीन आता है, दूसरी आपकी रबी की फसल जिसमें आपका गेहूं चना आता है। ठीक, तीसरी आपकी होती है जायद की फसल। ठीक, जायद की फसल। तो आपसे इसमें दो पूछा था, दो दो उदाहरण, तो आपको दो दो उदाहरण दो के दे देना है। ठीक, इस प्रकार आपको ये आंसर लिख लेना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर, खरपतवार फसलों को किस प्रकार नुकसान पहुंचाते हैं। खरपतवार फसलों को किस प्रकार नुकसान पहुंचाते हैं, इसमें आपको बताना है खरपतवार जो होते हैं ये आपके जल और पोषक तत्व, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं और फसल कटाई में भी बाधा डालते हैं। ठीक, इस तरीके से इसका आंसर आपको लिख लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, मिट्टी में रहने वाले केंचुए एवं सूक्ष्म जीवों को किसानों का मित्र क्यों कहा जा गया है। ठीक, जो मिट्टी में केंचुए पाए जाते हैं उनको किसानों का मित्र क्यों कहा गया है, तो बच्चों इसमें आपको बता देना है मिट्टी में रहने वाले केंचुए एवं सूक्ष्म जीव किसानों के मित्र होते हैं क्योंकि ये मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। ठीक, तो इस तरीके से इसका आंसर आपको बता देना है। इसके बाद नेक्स्ट है, सीड ड्रिल यंत्र द्वारा बुआई करने से क्या क्या लाभ होते हैं। ठीक, सीड ड्रिल से बुआई की जाती है, आप लोगों ने देखा होगा। इसमें पूछा गया कि क्या क्या लाभ होते हैं इससे, तो बच्चों इसमें बताना है कि सीड ड्रिल यंत्र द्वारा बुआई करने से बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय तथा श्रम दोनों को ही बचत होती है। ठीक, इस तरीके से इसके आंसर आपको लिख देना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक, तो लघु उत्तरीय प्रश्न में आपका पहला है, खाद देने से फसलों को क्या क्या लाभ होते हैं। ठीक, तो खाद देने से फसलों को क्या क्या लाभ होते हैं, तो खाद देने से फसलों को निम्नलिखित लाभ होते हैं। ठीक, तो कौन कौन से होते हैं, मिट्टी की जल धारणा में वृद्धि होती है। ठीक, जल धारण की क्षमता क्या होती है, बढ़ जाती है। मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है। ठीक, और मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। मिट्टी का गठन सुधरता है। ठीक, इस तरीके से आपको लाभ बता देना है खाद डालने के। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, फसल को बोने से पूर्व आप स्वस्थ बीजों का चयन किस प्रकार करेंगे। ठीक, तो फसल बोने से पहले स्वस्थ बीजों का चयन किस प्रकार करना चाहिए। यदि फसल के दानों को सुखाए बिना भंडारित किया जाता है तो उनके खराब होने की संभावना होती है। भंडारण से पहले बीजों को सुखाना आवश्यक है जिससे उनकी नमी की कमी आ जाए तथा कीटों जीवाणुओं से सुरक्षा हो जाए। ठीक, और इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, फसल के भंडारण से पूर्व धूप में सुखाना क्यों आवश्यक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि फसल के भंडारण से पूर्व धूप में क्यों सुखाना आवश्यक है। तो यहाँ पर आपको बता देना है कि अगर जो आपके
यदि फसल के दानों को सुखाए बिना भंडारित किया जाता है तो उनके खराब होने की संभावना अधिक होती है। ठीक, भंडारण से पहले बीजों को सुखाना आवश्यक है, जिससे उनकी नमी आ जाए, नमी क्या हो, चली जाए। ठीक, यहाँ पर चली जाए आपको लिखना है, और जो कीट होते हैं, जीवाणु होते हैं, उनसे सुरक्षा हो जाए। ठीक, तो यहाँ पर इस तरीके से आपको बता देना है। नेक्स्ट है आपका उर्वरक और खाद में क्या अंतर है। ठीक, तो उर्वरक और खाद में अंतर बताना है। तो एक तरफ बच्चों आपको उर्वरक लिख लेना है, एक तरफ आपको खाद लिख लेना है। ठीक, दोनों में अंतर बता देना है, उर्वरक और खाद में क्या अंतर होता है। तो उर्वरक जो होते हैं एक मानव निर्मित लवण होते हैं। ठीक, और जो आपका खाद होता है गोबर एवं पौधे के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। नेक्स्ट आपको लिखना है उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। नेक्स्ट आपका खाद में बताना है, खाद खेतों में बनाई जाती है। नेक्स्ट है उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता, खाद यह मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। ठीक, इसके बाद है फोर्थ नंबर, उर्वरक में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं और खाद में पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपको देखना है सिंचाई के पारंपरिक तरीकों के नाम बताइए। सिंचाई किस किस तरीके से की जाती है, यहाँ पर नाम बताना है। ठीक, तो सिंचाई के पारंपरिक तरीके इस प्रकार हैं, मोट या घिरनी के द्वारा, चैन पंप द्वारा, ढेकली द्वारा, राहट या उत्तोलक यंत्र द्वारा। ठीक, तो ये आपको लिख देना है। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, जल की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई किस विधि का उपयोग किया जाता है, विधि का नाम लिखिए। ठीक, तथा चित्र भी बनाना है। तो यहाँ पर बताना है आपको जल की कमी वाले क्षेत्रों में किस प्रकार से सिंचाई की जाती है, उस विधि का नाम और चित्र बनाना है। ठीक, तो जल की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई ड्रिप यंत्र द्वारा बूंद बूंद टप टप सिंचाई का यंत्र होता है, उसका उपयोग किया जाता है। ठीक, तो जहाँ पर आपका पानी की कमी होती है वहाँ बूंद बूंद करके टप टप करके पानी गिराया जाता है, जिसको ड्रिप यंत्र कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ड्रिप यंत्र का आपको चित्र बना देना है। इसके बाद ये रहा आपका ड्रिप यंत्र, तो इसका चित्र आपको इस तरीके से बना लेना है। और इसके बाद नेक्स्ट है आपका मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है। ठीक, तो 10वां नंबर क्वेश्चन है कि मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक होता है। तो बच्चों यहाँ पर आपको बताना है मिट्टी को उलटने पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। ठीक, अतः मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल के लिए बहुत आवश्यक होता है। ठीक, इसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन है आपका 10वें का आ नंबर है। ठीक, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसान कौन कौन से तरीके उपयोग में लाते हैं, विस्तार पूर्वक वर्णन करिए। तो जो आपके मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसान प्रयोग करते हैं उसका नाम बताना है, विस्तार पूर्वक इसका वर्णन भी करना है। ठीक, तो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसान खेतों में उर्वरकों का उपयोग करते हैं। उर्वरक में पादप और पोषक तत्वों जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की प्रचुरता रहती है। इसके अलावा मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए खाद का उपयोग किया जाता है, जिससे मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषक क्षमता में भी वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त फसल चक्रण के द्वारा भी मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि की जाती है। ठीक, इसके बाद बच्चों आ जाता है चैप्टर 2। चैप्टर 2 है आपका सूक्ष्म जीव एवं मित्र शत्रु। ठीक, तो चैप्टर 2 का आपको बताना है अति लघु उत्तरीय प्रश्न इसमें दिए गए हैं। जंतुओं तथा पौधों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले दो रोगों के नाम बताना है। ठीक, तो जंतुओं या पौधों के द्वारा सूक्ष्म जीवों के द्वारा होने वाले दो रोगों के नाम बताना है। ठीक, तो जंतुओं या पौधों में होने वाले सूक्ष्म जीव हैं जीवाणु, कवक, वायरस। ठीक, और इसमें आपके दो रोगों के नाम बताना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका बच्चों इसमें आपको बताना है जंतुओं तथा पौधों में होने वाले सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो होते हैं आपका जीवाणु, कवक और वायरस। इनसे होने वाले जो रोग होते हैं उनके नाम भी दो लिखने हैं। तो बच्चों जीवाणु से होने वाले जो रोग होते हैं उसमें आपको बता देना है कालरा और दूसरा बता देना है टीबी। ठीक, टीबी
और इसमें आपका टीबी, और इसके बाद आपका कवक। ठीक, तो कवक से होने वाले रोगों में बता देना है आपको गंजापन, दमा। ठीक, और इसके बाद आपका पूछा गया वायरस। तो वायरस से होने वाले रोग होते हैं बच्चों रेबीज, और खसरा। ठीक, खसरा। इस तरीके से आपको ये दो दो नाम बता देना है जीवों में। ठीक, इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका, ये चित्र दिया गया है, चित्र में दिए गए सूक्ष्म जीव का नाम लिखिए। ठीक, तो सूक्ष्म जीव का नाम बताना है, तो इसमें हो जाएगा आपका राइजोपस। इसके बाद यह सूक्ष्म जीव के किस वर्ग में आता है, तो कवक में आता है। ठीक, और इसके बाद नेक्स्ट है आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन, प्रतिजैविक का उपयोग करते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए। ठीक, तो प्रतिजैविक का उपयोग करते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। प्रतिजैविक दवाइयाँ डॉक्टर की सलाह पर ही लेना चाहिए, जब आवश्यक हो तभी प्रतिजैविक का उपयोग करें। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौथा, सहेली ने दही जमाने के लिए गुनगुने दूध में कुछ दही मिलाकर उसे रेफ्रिजरेटर में रख दिया। अगले दिन उसने देखा दही नहीं जमा। दही न जमने का क्या कारण था। ठीक, तो यहाँ पर आपको बताना है क्योंकि रेफ्रिजरेटर कम ताप पर सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकता है, इसलिए दही नहीं जमा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपके लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न है आपका, मित्रवत सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, इनके उपयोगों की को सूचीबद्ध करें। ठीक, तो वे सूक्ष्म जीव जो विभिन्न कार्यों में उपयोग में लाए जाते हैं मित्रवत जीव सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका 6 नंबर, वैक्सीन या टीका हमारे शरीर में किस प्रकार कार्य करता है। तो वैक्सीन हमारे शरीर में किस प्रकार कार्य करती है, तो इसमें बच्चों आपको बताना है, जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है और शरीर को यह बताता है अगर वही सूक्ष्म जीव आपके शरीर में पुनः प्रवेश करें तो कैसे लड़ा जाए। ठीक, तो इस तरीके से आपको इसमें बता देना है। इसके बाद नेक्स्ट है, पहेली ने आधा किलो आटा लेकर उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म जल मिलाया तथा एक चुटकी यीस्ट पाउडर मिलाकर गूंथ लिया, तो 2 घंटे पश्चात उसने देखा आटा फूल गया। पहेली के निम्न प्रश्नों के उत्तर देने में मदद कीजिए। ठीक, तो आटे के फूलने में यीस्ट किस प्रकार सहायक है, तो इसमें आपको बताना है, यीस्ट श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं और आटा फूल जाता है। ठीक, नेक्स्ट है, यीस्ट का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है, तो यीस्ट का उपयोग बच्चों बेकिंग उद्योग में किया जाता है, जैसे ब्रेड बनाने में। ठीक, नेक्स्ट है आपका, क्या इडली व डोसा बनाने में यीस्ट का प्रयोग किया जाता है, तो जी हाँ, इडली व डोसा बनाने में भी यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक, इसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन है, साधारण नमक का प्रतिरक्षक के रूप में उपयोग क्यों करते हैं, तो साधारण नमक का प्रतिरक्षा के रूप में प्रयोग क्यों किया जाता है, जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए साधारण नमक को परिरक्षक के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, नाइट्रोजन चक्र को आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ठीक, तो यहाँ पर नाइट्रोजन चक्र को आरेख द्वारा आपको प्रदर्शित करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग और उनके रोगजनक और सूक्ष्म जीव तथा रोग से बचाव के उपायों को तालिकाबद्ध करिए। ठीक, यहाँ पर आपको बताना है मानव में होने वाले रोग और सूक्ष्म जीव का नाम, और यहाँ पर बचत और उपाय आपको बताना है। ठीक, तो यहाँ पर रोग के नाम लिखते जाना है, अभी हमने आपको रोग के नाम बताए, और यहाँ पर आपको सूक्ष्म जीव का नाम बताते जाना है, और यहाँ पर बचाव और उपयोग बताए, उपाय क्या किए जा सकते हैं ये बताना है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका, ये आपका चित्र दिया गया है, इसमें आपका बताना है। इसके बाद
नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 5। ठीक, चैप्टर नंबर 5 है आपका कोयला और पेट्रोलियम। ठीक, तो कोयला और पेट्रोलियम में अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें पहला प्रश्न है आपका, समाप्त होने वाले तथा अक्षय प्राकृतिक संसाधनों को वर्गीकृत कीजिए। ठीक, तो समाप्त होने वाले जैसे हैं आपके तो वन, पानी, वन्य जीव, कोयला। ठीक, तो ये समाप्त होने वाले संसाधन है। और अक्षय प्राकृतिक संसाधन है सूर्य का प्रकाश, वायु। ठीक, तो इनका दोनों का बता देना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, कार्बनीकरण क्या होता है। ठीक, तो कार्बनीकरण क्या होता है, तो मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन की प्रक्रिया को कार्बनीकरण कहते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट बच्चों थर्ड नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है। ठीक, भारत में प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो इसमें आपको बताना है भारत में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका माथ या कपड़े को खराब करने वाला कीड़ा और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में आने वाली नेपथलीन की गोलियां कोयले के किस उत्पाद से प्राप्त की जाती हैं। इस उत्पाद के 2 अन्य उपयोग भी लिखिए। ठीक, नेपथलीन की गोलियां कोल तार से बनाई जाती हैं। ठीक, तो किससे बनाई जाती है बच्चों, कोल तार से बनाई जाती हैं। और सड़क बनाने में और इसकी छत निर्माण में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक, सीएनजी का पूरा नाम बताना है, तो सीएनजी का पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक, तो यहाँ पर आपको सीएनजी का फुल फॉर्म लिख देना है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक, इसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न है, तो लघुत्तरीय प्रश्न आपको देख लेना है, हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस का क्या महत्व है। ठीक, तो हमारे जीवन में प्राकृतिक गैस का महत्व बताना है। दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस का उपयोग परिवहन में फ्यूल के रूप में किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका 6 नंबर क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक किस प्रकार रख सकते हैं। ठीक, तो जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक रखना है तो जब हमें जीवाश्म ईंधन की नितांत आवश्यकता हो तभी उपयोग करें। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों के नाम तथा उनके उपयोगों को सूचीबद्ध करें। ठीक, तो यहाँ पर आपको संगठन और यहाँ पर उपयोग लिखते जाना है। तो इसमें है एलपीजी, पेट्रोल और मिट्टी का तेल। ठीक, तो उपयोग कहाँ करते हैं, एलपीजी का उपयोग किया जाता है घरों और उद्योग में ईंधन के रूप में, पेट्रोल का उपयोग किया जाता है मोटर गाड़ी में और मिट्टी के तेल का उपयोग किया जाता है स्टोव, लैंप आदि में। ठीक, इस तरीके से 7वें नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको लिख लेना है। इसके बाद है आपका 8वां नंबर क्वेश्चन, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शाता हुआ चित्र बनाइए। ठीक, तो यहाँ पर आपको चित्र बना देना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपका है पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। पेट्रोलियम किस प्रकार से निर्माण किया जाता है, पेट्रोलियम का पूरी प्रक्रिया आपको समझाना है। तो इसमें आपको बताना है पेट्रोलियम का निर्माण समुद्री जीव जंतु के मृत अवशेषों से होता है। ये जीव मृत होकर समुद्र के तली में बैठ जाते हैं और मिट्टी और रेत द्वारा ढक जाते हैं। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप व दाब के कारण पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में बदल जाते हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये चित्र दिया गया है पूरा। तो ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारण का है। तो इस तरीके से चित्र आपको बना लेना है। इसके बाद है नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ PCRA गाड़ी चलाते समय पेट्रोल डीजल चलाने हेतु लोगों को क्या सलाह देनी चाहिए, लिखिए। ठीक, तो भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ PCRA लोगों को सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय इस प्रकार पेट्रोल डीजल बचाएं, गाड़ी को सामान्य और मध्यम गति से चलाएं, यातायात लाइटों पर जब आपको प्रतीक्षा करनी हो तो गाड़ी को बंद कर लें, टायरों का दबाव सही रखें और टायरों का दाब सही रखें, गाड़ी का नियमित रूप से रख रखाव सुनिश्चित करें। ठीक, इस तरीके से ये आपका चैप्टर नंबर 5 था। अब चैप्टर नंबर 6 देखते हैं। ठीक,
अब बच्चों देखेंगे चैप्टर नंबर 6 है आपका दहन एवं ज्वाला। ठीक, दहन एवं ज्वाला में आपके क्वेश्चन दिए गए हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपको देखना है। दहन क्या है? नीचे दिए गए पदार्थों में से दाह एवं अदाह पदार्थों की पहचान कर लिखिए। लकड़ी, कागज, लोहे की कीलें, पत्थर का टुकड़ा, मिट्टी का तेल, कांच, काष्ठ, कोयला। ठीक, तो इसमें बताना है आपको। तो रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उसमें देता है वो आपका दहन कहलाता है। और दाह्य पदार्थ क्या होते हैं? जैसे लकड़ी, कागज, मिट्टी का तेल आदि। ठीक, अदाह्य पदार्थ होते हैं लोहे की कील, पत्थर का टुकड़ा और कांच। ठीक, तो ये अदाह्य होते हैं जिनको जलाया जा सकता है। ये आपके दाह्य पदार्थ होते हैं जिनको नहीं जलाया जा सकता। ये आपके अदाह्य पदार्थ होते हैं। ठीक, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है सेकंड नंबर क्वेश्चन। ऊष्मीय मान किसे कहते हैं? ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? ठीक, तो ऊष्मीय मान क्या होता है पहले इसकी परिभाषा बतानी है। फिर ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीय मान कहलाता है। ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम। ठीक, तो किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है थर्ड नंबर क्वेश्चन। ईंधन क्या है? अच्छे ईंधन की विशेषताएं लिखिए। ठीक, तो ईंधन क्या है? अच्छे ईंधन की विशेषताएं आपको बताना है। घरेलू और औद्योगिक उपयोग में संबंधित ऊष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत लकड़ी, काष्ठ, कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि हैं। ये पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। ठीक, अच्छा ईंधन वह है जो जिसकी सहज उपलब्धता हो, यह सस्ता हो और वायु में सामान्य दर से सुगमता पूर्वक जलता है। यह अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। यह जलाने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। विद्युत उपकरण एवं पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है, स्पष्ट करिए। ठीक, तो जहाँ आग लग जाती है वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक माना जाता है। क्यों? ठीक, तो ये बताना है आपको। विद्युत उपकरण एवं पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है। ऑक्सीजन से भरी होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड को आग की एक कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है और आग पर नियंत्रण हो जाता है। ठीक, इसके बाद आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है। ईंधन के रूप में लकड़ी का प्रयोग करना हानिकारक होता है, कारण लिखिए। ठीक, ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना हानिकारक होता है, कारण बताना है। तो यहाँ पर आपको बता देना है ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना हानिकारक होता है क्योंकि लकड़ी को जलाने से बड़ी मात्रा में धुआं उत्पन्न होता है जो मनुष्यों के लिए हानिकारक है और श्वसन कष्ट उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त वृक्षों की कटाई वनोन्मूलन का कारण बनती है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका तीव्र दहन, स्वतः दहन तथा विस्फोट से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित आपको बताना है। ठीक, तो जिस दहन से गैस तेजी से जलने लगती है तथा ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है, तीव्र दहन कहलाता है। जिस दहन से पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठता है उसे स्वतः दहन कहते हैं। जब पटाखों को जलाते हैं तो एक आकस्मिक अभिक्रिया होने से ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि पैदा होती है। इस प्रकार की अभिक्रिया विस्फोट कहलाती है। ठीक, तो तीनों आपको बता देना है। इसके बाद नेक्स्ट है ज्वलन ताप किसे कहते हैं? क्या कारण है कि कागज का टुकड़ा सरलता से आग पकड़ लेता है जबकि लकड़ी का टुकड़ा क्या है? सरलता से आग नहीं पकड़ता। ठीक, तो यहाँ पर बच्चों आपको बता देना है वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन तथा ताप कहलाता है। कागज का ज्वलन ताप लकड़ी की अपेक्षा कम होने के कारण कागज का टुकड़ा सरलता से आग पकड़ लेता है और लकड़ी का टुकड़ा सरलता से आग नहीं पकड़ता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल एवं पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी को अच्छा ईंधन माना गया है, क्यों? ठीक, तो इसमें बताना है मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल एवं
पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अच्छा ईंधन माना जाता है, क्योंकि सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, दीर्घोत्तरी प्रश्न है। दहन के लिए वायु आवश्यक होती है, इसे प्रदर्शित करने हेतु किसी क्रियाकलाप का वर्णन करिए। ठीक, दहन के लिए वायु आवश्यक होती है, इसे प्रदर्शित करने के लिए हम कांच की 2 चिमनी लेते हैं। एक चिमनी को लकड़ी के 2 गुटकों पर रख देते हैं और मोमबत्ती जला देते हैं तथा दूसरी चिमनी को मेज पर सटाकर रखते हैं और अंदर भी मोमबत्ती जला देते हैं। कुछ देर पश्चात हम देखते हैं कि कुछ चिमनी जो मेज पर सटी रखते हैं और चिमनी के ऊपर कांच की प्लेट रखते हैं, वह मोमबत्ती बुझ जाती है, जबकि लकड़ी के टुकड़े पर रखी चिमनी के अंदर की मोमबत्ती जलती रहती है, क्योंकि दूसरी स्थिति में वायु उपलब्ध नहीं होने के कारण मोमबत्ती बुझ जाती है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका मोमबत्ती की ज्वाला का नामांकित चित्र बनाकर उसके विभिन्न भागों का वर्णन करें। ठीक, तो मोमबत्ती की ज्वाला इस तरीके से मोमबत्ती आपको बना देना है और इस तरीके से इसकी ज्वाला बना देनी है। ठीक, इस तरीके से इसको जला देना है और इसके बारे में थोड़ा सा वर्णन भी करना है। ठीक, तो वर्णन आपको कर देना है। यहाँ पर मोमबत्ती का गर्म भाग अंदर वाला तथा जलने के बाद बाहर निकली लौ सबसे गर्म होती है। पूर्ण दहन के बाद वह क्षेत्र नीला पड़ जाता है। ठीक, इस तरीके से इसका वर्णन भी कर देना है। इसके बाद चैप्टर नंबर 7 है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। ठीक, तो पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण आपको बताना है। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है ये आपका। विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज के 2 उदाहरण लिखिए। ठीक, विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज के 2 उदाहरण बताना है। तो पंचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में स्थित साल और जंगली आम विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज के उदाहरण है। ठीक, नेक्स्ट है आपका वन उन्मूलन से आप क्या समझते हैं। तो बताना है आपको वन उन्मूलन क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं। तो वन उन्मूलन को समाप्त करके भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करने को वन उन्मूलन कहते हैं। ठीक, तो बच्चों इसमें क्या बताना है आपको, वनों का जो कटाव है उसको समाप्त करके, यानी वनों को समाप्त करके वहाँ की जो भूमि है अन्य कार्यों में उपयोग में लाई जाती है, तो वहाँ वो क्या कहलाता है, वन उन्मूलन कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका सूखा क्यों पड़ता है। तो सूखा क्यों पड़ता है, तो बच्चों इसमें बताना है पृथ्वी के ताप में वृद्धि हो जाने से जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा दर में कमी आती है, जिसके कारण सूखा पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट है राष्ट्रीय उद्यान क्यों मनाए जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान की क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्यों बनाए जाते हैं बच्चों, इसके बारे में आपको बताना है। तो वन्य जंतुओं की सुरक्षा और संरक्षण हेतु राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न बच्चों बताना है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्यों बनाए गए हैं। ठीक, तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्यों बनाए गए हैं, कोई एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का नाम लिखिए। ठीक, जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं, जिसमें आता है पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ठीक, इसका नाम भी लिख देना है। नेक्स्ट है आपका रेड डाटा बुक क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो बच्चों रेड डाटा बुक क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। रेड डाटा बुक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है, ताकि लोगों में जागरूकता फैलाकर बचे हुए जीव जंतुओं को सुरक्षित रखा जा सके। ठीक, इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है वन्य प्राणी अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में अंतर स्पष्ट करिए। किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम बताइए। ठीक, तो वन्य प्राणी अभ्यारण्य में मानव गतिविधियों को अनुमति दी जा सकती है, जबकि राष्ट्रीय उद्यान में ये पूरी तरह से प्रतिबंधित होता है। ठीक, तो अभ्यारण्य क्या होते हैं, इसमें मानव गतिविधि को अनुमति मिल जाती है, लेकिन जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं उसमें मानव क्रियाकलाप के आपको परमिशन नहीं मिलती है। ठीक, प्रतिबंधित रहता है। नेक्स्ट है आपका वन्य प्राणी अभ्यारण्य में मवेशी चर सकते हैं। ठीक, जो अभ्यारण्य होते हैं वहाँ पर मवेशी भी जा सकते हैं, चर सकते हैं, जबकि राष्ट्रीय उद्यान में ये प्रतिबंधित रहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर उदाहरण बताना है। तो राष्ट्रीय उद्यान है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, इस तरीके से राष्ट्रीय उद्यान के नाम भी लिख देना है। ठीक, नेक्स्ट है बच्चों कागज के पुनः चक्रण पर टिप्पणी लिखिए। तो
कागज का पुनः चक्रण किस प्रकार से किया जा सकता है, इसका चक्रण आपको बताना है। ठीक, कागज एक महत्वपूर्ण उत्पाद है जो हमें वनों से प्राप्त होता है। 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए 11 वृक्षों को काटा जाता है, अतः हमें कागज की बचत करनी चाहिए, इसका पुनः उपयोग एवं पुनः चक्रण करना चाहिए ताकि हम वृक्षों को कटने से बचा सकें। ठीक, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, वनोन्मूलन से मृदा की उर्वरता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक, तो यहाँ पर बताना है वनोन्मूलन से मृदा की उर्वरता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो वनोन्मूलन से पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है और प्राकृतिक संतुलन भी प्रभावित होता है। भूमि पर वृक्षों की कमी होने से मृदा अपरदन अधिक होता है तथा इसकी उर्वरता भी अपेक्षाकृत कम हो जाती है। ठीक, तो नेक्स्ट है आपका बी नंबर, वनोन्मूलन से वर्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक, इसमें बताना है बच्चों कि वनोन्मूलन से वर्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, पृथ्वी के ताप में वृद्धि हो जाती है, जिससे जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा दर में कमी आ जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटे जीव जंतु हमारे पर्यावरण के लिए आवश्यक हैं, क्यों। ठीक, तो छोटे जीव जंतु जो हैं हमारे पर्यावरण के लिए आवश्यक है, क्यों। छोटे जीव जंतु हमारे पर्यावरण के लिए आवश्यक हैं क्योंकि वे आहार जाल एवं खाद्य श्रृंखला आहार श्रृंखला के भाग होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर खाद्य जाल या आहार श्रृंखला भी आप बता सकते हैं कि भाग होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका बी नंबर, प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना क्यों लागू की गई, समझाइए। ठीक, तो यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर क्यों बनाया गया या बाघ परियोजना क्यों लाई गई, तो इसको समझाना है। ठीक, तो बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना लागू की गई। इस परियोजना का उद्देश्य अपने देश में बाघों की उत्तरजीविता एवं प्रवर्धन करना था। ठीक, नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, लगातार औद्योगिकरण बढ़ने के कारण वनों की अनवरत कटाई हो रही है, क्या इन परियोजनाओं में वृक्षों की कटाई हमारे पर्यावरण के लिए न्याय संगत है, इस पर टिप्पणी लिखिए। ठीक, तो इस तरीके से आपका ये आंसर है, तो आपको लिख लेना है। ठीक, इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है जंतुओं में जनन। ठीक, तो जंतुओं में जनन आपका 9 नंबर का आपका लेसन है। तो इसमें अति लघु उत्तरीय आपके प्रश्न है। पहला है IVF का पूरा नाम क्या होता है। ठीक, तो IVF का पूरा नाम होता है इन विट्रो निषेचन। ठीक, तो इसके बाद आपका नेक्स्ट है किस जीव का अंडा सबसे बड़ा होता है। ठीक, तो किस जीव का अंडा सबसे बड़ा होता है बच्चों, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट है आपका 3rd नंबर, भ्रूण का निरंतर विकास कहाँ होता है। तो भ्रूण का जो निरंतर विकास होता है वो गर्भाशय में होता है। ठीक, नेक्स्ट है जनन क्या होता है। तो जनन जाति स्पीसीज की निरंतरता बनाने के लिए आवश्यक होता है। जंतुओं में जनन की 2 विधियाँ होती हैं और इसमें विधियाँ भी पूछी गई थी, तो लैंगिक और अलैंगिक 2 विधियाँ होती हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका आंतरिक निषेचन तथा बाह्य निषेचन में अंतर बताइए, कुछ उनके उदाहरण भी आपको देना है। ठीक, तो आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन और उदाहरण भी आपको देना है। ठीक, वह निषेचन जो मादा के शरीर में अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है। बाह्य निषेचन जिसमें नर तथा मादा के युग्मक का संलयन मादा के शरीर के बाह्य भाग में होता है, बाह्य निषेचन कहलाता है। ठीक, आंतरिक निषेचन के उदाहरण मनुष्य, गाय, कुत्ते। ठीक, और बाह्य निषेचन के उदाहरण मछली, स्टारफिश। ठीक, इस तरीके से आपको ये लिख लेना है। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर क्वेश्चन, शुक्राणु, मानव शुक्राणु तथा मानव अंडाणु का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक, तो मानव शुक्राणु का चित्र इस तरीके से आपको बना देना है, सिर, बाह्य भाग, पूंछ, इस तरीके से लिख देना नाम। मानव अंडाणु का आपको चित्र बना देना है, इसके अंदर भाग को इस तरीके से केंद्रक लिख देना है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका मछली तथा मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं, जबकि मुर्गी एक समय में एक ही अंडा देती है, क्यों। ठीक, तो मछली और मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं लेकिन मुर्गी एक अंडा देती है, क्यों, इसको स्पष्ट करना है आपको। ठीक, मछली तथा मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं तथा लाखों शुक्राणु निमोचित करते हैं, जबकि मुर्गी में आंतरिक निषेचन होता है। इस कारण
वह एक समय में एक ही अंडा दे पाती है। ठीक, नेक्स्ट है लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन में क्या अंतर होता है, उदाहरण द्वारा समझाइए। ठीक, तो लैंगिक जनन में नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है, उदाहरण मनुष्य। ठीक, अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है, जैसे हाइड्रा अमीबा। ठीक, नेक्स्ट है आपका दीर्घ उत्तरी प्रश्न, मुर्गी में भी मनुष्य तथा गाय की तरह आंतरिक निषेचन होता है, लेकिन मुर्गी सीधे बच्चे को जन्म नहीं देती, क्यों? चूजे किस प्रकार जन्म लेते हैं, समझाइए। निषेचन के फौरन बाद ही युग्मनज लगातार विभाजित होता रहता है और अंडवाहिनी में निषेचन की ओर बढ़ता रहता है। इसके नीचे बढ़ने के साथ साथ इस पर सुरक्षित परत चढ़ती जाती है। मुर्गी के अंडे पर दिखाई देने वाला कठोर कवच भी ऐसी ही सुरक्षित परत है। कठोर कवच के पूर्ण रूप से बन जाने के बाद मुर्गी अंडे का निमोचन करती है और मुर्गी के अंडे को चूजा बनाने से लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है। चूजे के पूर्ण निर्माण से विकसित होने के बाद कवच के स्फुटन के बाद चूजा बाहर आता है। ठीक, निम्नांकित के चित्र बनाइए। तो यहाँ पर आपको चित्र बनाना है युग्मनज का बनना तथा युग्मनज से भ्रूण का निर्माण, कोशिका का पिंड और भ्रूण का गर्भाशय में रोपण। ठीक, तो इनके चित्र आपको बनाना है। इसके बाद निम्नांकित के चित्र बनाइए, हाइड्रा में मुकुलन, अमीबा में द्विखंडन। ठीक, और इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 10 है किशोरावस्था की ओर। किशोरावस्था की ओर ये आपको पूछा गया है, पूरा का पूरा पैराग्राफ क्वेश्चन दिया गया है, इसको पढ़ना है अच्छे से, फिर इसका आंसर आपको नीचे दिया गया है। ठीक, सारे क्वेश्चन के आंसर आपको दिए गए हैं, तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको लिखते जाना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एड्स नामक रोग किस वायरस के द्वारा होता है, तो इसमें आपको बताना है HIV वायरस शुक्राणु द्वारा होता है। ठीक, नर और मादा जनन हार्मोन्स के नाम लिखिए। तो यहाँ पर नर और मादा हार्मोन्स के नाम बताना है। तो नर में जो होते हैं ये टेस्टोस्टेरोन होता है और मादा में एस्ट्रोजन होता है। ठीक, और नेक्स्ट है पीयूष ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि शरीर में कहाँ पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो मस्तिष्क में जुड़ी होती है। नेक्स्ट है आपका लघुत्तरी प्रश्न, तो ये लघुत्तरी प्रश्न के आंसर दिए गए हैं, तो ये आंसर आपको लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका निम्न सारणी में अंतःस्रावी ग्रंथियों से उत्पादित होने वाले हार्मोन्स के नाम लिखिए। ठीक, तो पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन्स और अग्न्याशय ग्रंथि से इंसुलिन और एड्रिनल से एड्रेनालिन और थायराइड से थायरॉक्सिन। ठीक, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन की सूची बनाई। जनन क्षमता का विकास, लंबाई में वृद्धि, दाढ़ी मूंछों का आना, स्वर में परिवर्तन होना, श्वेत एवं तेल ग्रंथियां की क्रियाशीलता में वृद्धि, जनन अंगों का विकास। ठीक, इस तरीके से आपको बता देना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका ये ग्राफ आपको बनाना है। इसके बाद इस ग्राफ से आप क्या समझते हैं, क्या निष्कर्ष निकलता है, ये आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनके आंसर आपको इस तरीके से दे देना है। ठीक, किशोरावस्था में तीव्र वृद्धि तथा विकास की अवस्था है। इस अवस्था में किशोर का आहार नियोजन किस प्रकार का होना चाहिए, तो ये बच्चों पूरा आंसर आपको इसका लिख लेना है। ठीक, इसके बाद बच्चों आ जाता है पार्ट नंबर 11 बल तथा दाब। ठीक, तो 11 नंबर का है आपका बल तथा दाब। अति लघु काटने तथा सुराख लगने वाले औजारों के किनारे सदैव तीक्ष्ण क्यों होते हैं। ठीक, तो इसमें आपको बताना है काटने तथा सुराख करने वाले औजारों के किनारे सदैव तीक्ष्ण होते हैं, जिसके कारण क्षेत्रफल कम हो जाता है किंतु दाब उतना ही अधिक हो जाता है और हमारा कार्य आसानी से हो जाता है। ठीक, तो किसी पृष्ठ पर लगने वाले दाब को परिभाषित करिए, सूत्र लिखिए। किसी पृष्ठ के दाब की परिभाषा लिख देना है। किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। ठीक, बल लगने पर किसी वस्तु में क्या क्या परिवर्तन होता है, तो यहाँ पर बच्चों आपको बताना है बल लगाने पर किसी वस्तु में निम्नलिखित परिवर्तन होता है। विराम से गति अवस्था में आ जाती है, चाल में परिवर्तन हो जाता है, दिशा में परिवर्तन हो जाता है, आकृति में परिवर्तन हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका पहेली
के पास एक गुब्बारा है लेकिन उसने सुराख है। पहेली से यह गुब्बारा नहीं फूल रहा है, बताइए क्यों। पहेली के पास एक गुब्बारा है लेकिन उसमें सुराख है। गुब्बारे में सुराख होने के कारण गुब्बारे में वायु नहीं रुक पाएगी, जिसके कारण गुब्बारा नहीं फूलेगा। ठीक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सारणी में वस्तु की स्थिति के साथ समक्ष कारक अपकर्षक व अभिकर्षण व्यक्त करिए। ठीक। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से लिख लेना है। ये सारे क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं, इस तरीके से आपको नोट आउट कर लेना है। ठीक। इसके बाद बच्चों पार्ट नंबर 12 है आपका घर्षण। ठीक। तो घर्षण में आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न है, सर्पी घर्षण और स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है। ठीक। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है। इसमें बच्चों बताना है, किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण पर पाए जाने के लिए वस्तु पर लगाए जाने वाला बल स्थैतिक घर्षण की माप होती है। इसके विपरीत किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल उसके सर्पी घर्षण की माप होती है। ठीक। और इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। तो प्रभावित करने वाले कारक हैं आपके पृष्ठीय अनियमितताएं, पृष्ठ पर लगने वाला बल, माध्यम वायु, जल, स्थल। दो पृष्ठों की प्रकृति यह तय करती है कि घर्षण होगा या नहीं, यदि होगा तो कितना होगा। ठीक। नेक्स्ट है, माचिस के बॉक्स की खुरदरी सतह पर रगड़ने पर माचिस की तीली में आग क्यों लग जाती है। तो माचिस के बॉक्स की खुरदरी सतह पर रगड़ने पर माचिस की तीली में आग घर्षण के कारण लग जाती है। ठीक। नेक्स्ट है आपका, कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं। ठीक। तो कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर घर्षण के मान को कम करने तथा कैरम की गोलियों को आसानी से चलने या सरकने में मदद करती है। ठीक। इसके बाद है लघुत्तरीय प्रश्न। तो ये लघुत्तरीय प्रश्न के सारे आंसर आपको अच्छे से नोट आउट कर लेना है। ठीक। इसके बाद है बच्चों आपका पार्ट नंबर 13 ध्वनि। ठीक। तो ध्वनि में आपका पहला क्वेश्चन है, अति लघुत्तरीय से निम्नलिखित वाद्य यंत्रों के कंपन भाग लिखिए जो ध्वनि उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। तो इसमें तनित डोरी या तार, तनित झिल्ली, वायु स्तंभ और तरंग, इस तरीके से आपको लिख देना है। ठीक। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। ठीक। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, आसुत जल में विद्युत का चालन क्यों नहीं होता है। ठीक। तो कारण लिखना है इसमें, आसुत जल लवणों से मुक्त होने के कारण विद्युत का चालन नहीं करता है। नेक्स्ट आपका दिए गए पदार्थों को विद्युत के चालक एवं कुचालक पदार्थों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तांबा, एल्युमिनियम, रबड़, प्लास्टिक, लोहा, लकड़ी। ठीक। तो विद्युत के चालक जो होते हैं तांबा, एल्युमिनियम, लोहा होता है,
और विद्युत के कुचालक जो होते हैं ये रबड़, प्लास्टिक, लकड़ी होती है। ठीक, किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई पर विशेष विक्षेप होता है। ठीक, नेक्स्ट है आपको विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव से आप क्या समझते हैं। तो किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है, ऐसी विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। तो ये लघु उत्तरीय प्रश्नों के आंसर सारे आपको लिख लेना है। इसके बाद है बच्चों आपका पार्ट नंबर 15 कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। ठीक, कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं हैं आपकी। भूकंप की शक्ति के परिणाम को किस पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। कितने परिणाम का भूकंप अधिक विनाशकारी होता है। तो किसी भूकंप की शक्ति के परिमाण को रिएक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। अधिक विनाशकारी भूकंप का रिएक्टर पैमाने पर परिमाण 7 से अधिक होता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तड़ित से अपनी सुरक्षा के उपायों को लिखिए। ठीक, तो तड़ित से अपनी सुरक्षा किस तरह से की जा सकती है, इसमें आपको सुरक्षा बतानी है। तो गरज सुनते ही किसी सुरक्षित स्थान पर तुरंत पहुंचना चाहिए। अंतिम गर्जन सुनने के बाद सुरक्षित स्थान से बाहर आने से पहले कुछ देर प्रतीक्षा करना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चट चट की ध्वनियाँ सुनाई देती हैं, समझाइए। ठीक, सर्दियों में जब स्वेटर उतारते हैं तो वह हमारी त्वचा से रगड़ खाकर आवेशित हो जाता है। स्वेटर पर आवेश आने के कारण चट चट की आवाज़ सुनाई देती है तथा चिंगारी भी दिखाई देती है। ठीक, भूकंप क्षेत्र अथवा भ्रंश क्षेत्र किसे कहते हैं। भारत में अति भूकंप आने वाले क्षेत्र के नाम लिखिए। ठीक, तो भूकंप प्लेटों की गतियों के कारण उत्पन्न होते हैं, अतः जहाँ प्लेटों की सीमाएं दुर्बल होती हैं वहाँ भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। अतः इन दुर्बल क्षेत्रों को भूकंपीय क्षेत्र अथवा भ्रंश क्षेत्र कहते हैं। भारत में अति भूकंप क्षेत्र कश्मीर, पश्चिम तथा केंद्रीय हिमालय है। ठीक, नेक्स्ट है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर पृथ्वी की संरचना का नामांकित चित्र बनाना है। और इसके बाद है आपका भूप्रपटी में विक्षोभ कैसे उत्पन्न होता है। विक्षोभ पृथ्वी पर किस रूप में दिखाई देता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है, जबकि अनावेशित गुब्बारा आवेशित गुब्बारे द्वारा प्रतिकर्षित किया जाता है। क्यों, प्रयोग द्वारा समझाइए। ठीक, तो आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है क्योंकि दोनों गुब्बारों पर सजातीय आवेश है, अतः सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, परंतु आवेशित गुब्बारा अनावेशित गुब्बारे को आकर्षित करता है और अपने आवेश में से कुछ आवेश दूसरे गुब्बारे को दे देता है। इसलिए आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को आकर्षित करती है। ठीक, नेक्स्ट है आवेशों की पहचान करने के लिए आप एक सरल विद्युतदर्शी की रचना किस प्रकार करेंगे, बिंदुवार लिखिए। ठीक, बोतल के मुंह के साइज से कुछ बड़ा गले का टुकड़ा लीजिए। इसमें एक छिद्र बनाइए जिसमें धातु की पेपर पर क्लिप धुलाई जाती है नसाई जाती है। एल्युमिनियम की पन्नी की लगभग 4 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर साइज की 2 पट्टी करिए। इन्हें पेपर क्लिप पर लटकाइए। गत्ते के ढक्कन में पेपर क्लिप को इस प्रकार घुमाइए कि वह गले के लंबवत रहे। ठीक, इसके बाद तड़ित चालक किसे कहते हैं तथा यह भवन की सुरक्षा किस प्रकार करता है, इसके बारे में आपको बताना है। तड़ित चालक एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग भवन को
भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। किसी भवन के निर्माण के समय उसकी दीवारों में उस भवन की ऊंचाई से अधिक लंबाई की धातु की छड़ स्थापित कर दी जाती है तथा इस छड़ पर एक सिरा वायु में खुला रखा जाता है तथा दूसरे सिरे को जमीन से काफ़ी गहराई तक रख देते हैं। धातु की छड़ विद्युत आवेश को जमीन तक पहुंचने के लिए सरल पथ प्रदान करती है। ठीक, इस तरीके से ये आपको आंसर इसका लिख देना है। इसका भूकंप से बचने के लिए निम्न स्थितियों में आप क्या प्रयास करेंगे बताइए। यदि आप घर में हैं तो क्या करेंगे। किसी मेज के नीचे आश्रय लें तथा झटकों के रुकने तक वहीं रहें। ऐसी ऊंची तथा भारी वस्तुओं से दूर रहें जो आप पर गिर सकती हैं। यदि आप बिस्तर पर हैं तो उठे नहीं, अपने सिर का तकिया से बचाव करें। नेक्स्ट है, यदि आप घर से बाहर हैं तो क्या करें। भवनों, वृक्षों तथा विद्युत लाइनों से दूर किसी खुले स्थान को खोजें एवं धरती पर लेट जाएं। यदि आप किसी कार अथवा बस में हैं तो बाहर न निकलें। ड्राइवर से कहें कि वह धीरे धीरे किसी खुले स्थान पर पहुँचे। ठीक, और इसके बाद है आपका पार्ट नंबर 16 प्रकाश। ठीक, तो प्रकाश में आपको बताना है बच्चों, यहाँ पर आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न है, परावर्तन के नियम बताना है। ठीक, तो परावर्तन के नियम क्या होते हैं, तो यहाँ पर आपको पहला लिखना है, आपतन कोण का मान सदा परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा आपको लिखना है, आपतन कोण, परावर्तन कोण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका चाक्षुष विकृति वाले व्यक्ति पढ़ने लिखने के लिए किस पद्धति का प्रयोग करते हैं। इस पद्धति में कितने पैटर्न होते हैं। ठीक, चाक्षुष विकृति वाले व्यक्ति पढ़ने लिखने के लिए ब्रेल लिपि का उपयोग करते हैं। इस पद्धति में 63 बिंदुकित पैटर्न होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, नेत्रों के लिए बहुत कम या बहुत अधिक प्रकाश हानिकारक क्यों होता है। तो बहुत कम या अधिक प्रकाश में पड़ने के कारण नेत्रों पर खिंचाव पड़ता है तथा सिर दर्द होता है जो बाद में नेत्र रोगों को जन्म देता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका प्रकाश का विक्षेपण किसे कहते हैं। विक्षेपण की घटना को दर्शाने वाला कोई प्राकृतिक उदाहरण दीजिए। तो प्रकाश के अपने रंगों में विभाजित होने को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। इंद्रधनुष विक्षेपण को दर्शाने वाली एक प्राकृतिक परिघटना है। ठीक, नेक्स्ट है आपका लघुत्तरीय प्रश्न है, रेटिना में पाई जाने वाली तंत्रिका कोशिका के प्रकार एवं उसके कार्य लिखिए। रेटिना में 2 प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं, शंकु जो तीव्र प्रकाश के लिए सुगरायु होते हैं, शलाकाएं जो मंद प्रकाश के लिए सुगरायु होती है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका मनुष्य में होने वाले दृष्टि दोषों से आप क्या समझते हैं। इन दोषों का निवारण किस प्रकार किया जा सकता है। कुछ मनुष्य पास रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं परंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकते। निकट दृष्टि दोष कहलाते हैं। इसके विपरीत कुछ मनुष्य निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख नहीं सकते परंतु दूर की वस्तुओं को देख सकते हैं, दूर दृष्टि दोष कहलाते हैं। इन दोषों का निवारण उचित संसाधनों लेंसों के उपयोग द्वारा किया जाता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है, विसरित एवं नियमित परावर्तन में कोई 2 अंतर लिखिए। क्या विसरित परावर्तन में परावर्तन के नियमों का पालन होता है। यहाँ पर बताना, विसरित परावर्तन असमान तल से होता है जबकि नियमित परावर्तन असमान तल से होता है। नेक्स्ट है आपका, विसरित परावर्तन में आपतित किरण व परावर्तित किरण का मान निम्नवत होता है जबकि भिन्नवत होता है। ठीक, भिन्न भिन्न होता है जबकि नियमित परावर्तन में बराबर होता है। अतः इन दोनों में समान नियमों का पालन नहीं होता। ठीक, नेक्स्ट है आपका, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तल में स्थित होते हैं। परावर्तन के इस नियम को दर्शाता हुआ एक किरण आरेख खींचिए। ठीक, तो यहाँ पर इस तरीके से खींच देना है। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, तो ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बच्चों आपको करना है। इसमें बताना है, लेंस प्रकाश किरणों को रेटिना पर भेजता है। इसके बाद पश्चात पेशी लेंस को अपने स्थान पर बनाए रखता है। नेक्स्ट है, रेटिना
वस्तु के चित्र को बनाना व संकेत भेजना, तंत्रिका कोशिकाकार रेटिना पर बने संकेतों को मस्तिष्क तक भेजना। ठीक, तो यहाँ मानव नेत्र का चित्र बनाना है और उसके विभिन्न भागों का वर्णन करना है। ठीक, नेक्स्ट है आपका कैलाइडोस्कोप निर्माण के विभिन्न बिंदु लिखिए। ठीक, तो कैलाइडोस्कोप बनाने के लिए दर्पण की लगभग 15 सेंटीमीटर लंबी, 4 सेंटीमीटर चौड़ी 3 आयताकार पट्टियाँ लेकर प्रिज्म की आकृति में जोड़े, फिर गले से बनी बेलनाकार आकृति में लगाए ट्यूब के एक सिरे को छिद्रयुक्त डिस्क से बंद करें। ट्यूब के दूसरे सिरे पर वृत्ताकार प्लेट लगाएं। इस ट्यूब में कांच की चूड़ियों के टुकड़े रखें, फिर इस सिरे को बंद करें। इस प्रकार कैलाइडोस्कोप तैयार कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद कैलाइडोस्कोप के उपयोग बताना है। तो ये उपयोग है आपके कैलाइडोस्कोप का उपयोग नए नए पैटर्न की कल्पना करने के लिए किया जाता है। कैलाइडोस्कोप की एक रोचक विशेषता यह भी है कि आप कभी भी एक पैटर्न दोबारा नहीं देख पाएंगे। प्रायः दीवारों वाले कागजों तथा वस्तुओं के डिजाइन बनाने वाले तथा कलाकार कैलाइडोस्कोप का उपयोग नए नए पैटर्न की कल्पना करने के लिए करते हैं। ठीक, कैलाइडोस्कोप का आपको चित्र बनाना है यहाँ पर। ठीक, ये था बच्चों आपका साइंस का पूरा सॉल्यूशन। तो इसमें चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 16 तक का पूरा सॉल्यूशन है। अगर बच्चों ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी तरह से हम सारे सब्जेक्ट के कार्य पुस्तक का सॉल्यूशन लेकर आएंगे, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी ये वीडियो मिल पाए। बच्चों ये था आपका पूरा सॉल्यूशन। तो चलिए बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस तरह से आपको मैथ की, सोशल साइंस की, हिंदी की, इंग्लिश की सारी कार्य पुस्तिका सॉल्यूशन मिलेंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें ताकि आपके दोस्तों की भी मदद हो पाए। तो चलिए बच्चों बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।